तो जनवरी 2010 के आसपास ईरान का जो नतांज यूरेनियम प्लांट है वहाँ कुछ कुछ बहुत ही अजीब चल रहा था। हाँ बिल्कुल। आइए मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उनके अधिकारियों ने ये नोटिस किया। क्या नोटिस किया उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूज है ना, हम्म। वो मशीनें जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मतलब असामान्य रूप से ज्यादा। अच्छा, ये प्लांट तो काफी अहम है ईरान के लिए। रेगिस्तान में है, जमीन के नीचे। हाँ, बहुत सुरक्षित जगह पर बना है और वहाँ हजारों सेंट्रीफ्यूज हैं। सोचिए, गैस को सुपरसोनिक रफ्तार से घुमाते हैं ये। तो कुछ मशीनें तो खराब होती ही होंगी, ये तो सामान्य है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर साल भर में शायद 10% मशीनें बदलनी पड़ती हैं। ये जो IR-1 सेंट्रीफ्यूज थे वहाँ, हम्म। इनकी उम्र वैसे तो 10 साल होती है, हम्म। लेकिन ये बहुत नाजुक भी होते हैं। अच्छा। तो 2009 के अंत में वहाँ लगभग 8,700 सेंट्रीफ्यूज थे। तो हम्म। हिसाब से साल में कोई 800-900 बदलना नॉर्मल था। हम्म। पर दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 में ये दर बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। कितनी ज्यादा? मतलब कुछ ही हफ्तों में हजारों मशीनें बदली जा रही थीं। ये सामान्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो IAEA के इंस्पेक्टर तो वहां जाते ही रहते हैं ना, उन्होंने क्या देखा? हाँ, उनका तो रेगुलर काम है वहां जाना। वो ये देखते थे कि कोई सेंट्रीफ्यूज खराब हुआ तो उसे कमरे से बाहर लाया गया, ठीक से रखा गया या नहीं, ताकि वो जांच कर सकें। और कैमरे, सुना है कैमरे भी लगे थे। हाँ, कैमरे लगे थे कमरों के दरवाजों के बाहर। तो फुटेज में दिखता था कि कर्मचारी वो लैब कोट पहने हुए सावधानी से सेंट्रीफ्यूज को बाहर ले जा रहे हैं, सब कुछ नियम के मुताबिक। अच्छा, मतलब कैमरे में सब नॉर्मल दिख रहा था। हाँ, दिखता तो यही था। वो मशीनों को हाथ में या खुले बक्सों में ले जाते थे ताकि कैमरे हर मशीन को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी मशीनें खराब हो रही थीं, हजारों की तादाद में। अगर कैमरे सब देख रहे थे तो गड़बड़ कहाँ थी? यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा है। पहली बात तो ये कि कैमरे दरवाजों के बाहर थे, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता था। ये तो है। और दूसरी बात, आधिकारिक तौर पर कितनी मशीनें बदली गईं, इसका पक्का आंकड़ा वो सामने नहीं आया। मतलब कुछ रिपोर्ट्स में 900 से 1000 का जिक्र था। लेकिन IAEA के ही एक पूर्व अधिकारी हैं, ओली होइनेन। उनका अंदाजा था कि शायद 2000 के करीब मशीनें खराब हुई हों। 2000? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और ईरान को ये बताने की जरूरत भी नहीं थी कि भाई मशीनें क्यों खराब हो रही हैं। IAEA का मुख्य काम तो यूरेनियम पर नजर रखना था, मशीनों पर नहीं। तो फिर असली वजह क्या थी? अगर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, कैमरे चल रहे थे, इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे, फिर भी हजारों मशीनें टूट रही थी। असली वजह वो नतान्स के कंप्यूटर सिस्टम में छिपी थी। कंप्यूटर सिस्टम में? हाँ, असल में महीनों पहले, शायद जून 2009 में, एक एक बहुत ही खतरनाक डिजिटल हथियार, मतलब एक कंप्यूटर कोड, वो चुपके से ईरान के सिस्टम में डाल दिया गया था। डिजिटल हथियार? मतलब कोई वायरस जैसा? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये कोई आम वायरस नहीं था। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड था। इसका एक ही मकसद था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना, फिजिकल नुकसान। कोड से फिजिकल नुकसान? कैसे? ये कोड धीरे धीरे फैला और नतान्स के सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने वाले सिस्टम तक पहुंच गया। और फिर इसने उन सिस्टम्स को गुप्त रूप से ऐसे कमांड्स देने शुरू किए जिससे मशीनें खराब हो जाएं। जैसे कि? जैसे शायद उनकी घूमने की रफ्तार को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देना या एकदम कम कर देना। इससे उन पर जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता था और वो टूट जाती थी। बाप रे! और सबसे चालाकी की बात यह थी कि ये कोड कंट्रोल सिस्टम को यह दिखाता रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑपरेटर्स को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हो रहा है। तो बाहर से सब नॉर्मल, इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लेकिन अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम मशीनों को तबाह कर रहा था। अविश्वसनीय। हाँ बिल्कुल। और इसका पता लगने में भी करीब 1 साल लग गया। 1 साल? हाँ, जब दुनिया भर के कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने महीनों लगाकर इस कोड को डिकोड किया, तब जाकर समझ आया कि ये क्या चीज है। इसे दुनिया का पहला डिजिटल हथियार माना गया। पहला डिजिटल हथियार? हाँ, मतलब एक ऐसा कोड जो सीधे सीधे भौतिक चीजों को नष्ट करने के लिए बनाया गया हो। ये सिर्फ डेटा चुराना या सिस्टम बंद करना नहीं था, ये सीधे मशीनों को तोड़ रहा था। इसने साइबर वॉरफेयर की पूरी कहानी ही बदल दी। तो नतान्ज में जो हो रहा था वो एक तरह का अदृश्य हमला था, जिसका असर असली दुनिया में दिख रहा था। सही कहा। सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद पर्दे के पीछे एक अभूतपूर्व डिजिटल लड़ाई चल रही थी। ये वाकई सोचने वाली बात है
कि अगर बिना किसी बम, गोली या धमाके के सिर्फ कोड लिखकर किसी देश की इतनी महत्वपूर्ण और सुरक्षित जगह पर इतना बड़ा भौतिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो भविष्य में देशों के बीच जो टकराव होंगे उनका स्वरूप कैसा होगा? क्या आने वाले युद्ध ऐसे ही लड़े जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।